औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 224 इक़्सात सुन चुके हैं। अब किस 225 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने कहा उसका कातिल जिंदा हमारे हाथ आ जाता और रहीम गुल उसका पीरदानिश से ताल्लुक साबित करने में कामयाब हो जाता, तभी फांसी का फंदा पीरदानिश के गले में पड़ने की उम्मीद रखी जा सकती थी। लेकिन किराए उस कातिल को तो यकीनन सबसे अहम हदायत भी यही दी गई होगी कि उसे जिंदा किसी के हाथ नहीं आना है। उसकी शनाख्त भी यकीनन नहीं हो सकेगी। पीरदानिश जैसे लोगों के मामले में एक ये भी मसला होता है कि उसके लिए हर जायज़ और नाजायज़ काम करने वालों का उनके साथ रुपए पैसे के अलावा अकीदत का भी रिश्ता होता है। बुरे से बुरा काम करते हुए भी उनके ज़मीर पर कोई बोझ नहीं होता। वो यही समझते हैं कि पीर साहब ने हुक्म दिया है तो उनमें कोई नेक मकसद ही पिना होगा। अब जफर जमाल के कातिल ही को ले लो, मुझे यकीन है कि मरते वक्त भी उसके जहन में यही ख्याल होगा कि उसने जन्नत का टिकट कटा लिया है। इस किस्म की मुआशरती खराबियों का किसी के पास कोई इलाज नहीं। मैंने एक बार फिर बोझल सांस ली। इलाज तो है सर, लेकिन जिस तरह दूसरी बहुत सी बीमारियों का इलाज कोई नहीं करना चाहता, इसी तरह इस बीमारी को भी ला इलाज छोड़ दिया गया है। शफी शाह मद्दम मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या इलाज है तुम्हारे ख्याल में? मैंने पूछा। तालीम आम हो जाए और पीरदानिश जैसी हर शख्सियत उस अंजाम को पहुंचती रहे जिसकी वो मुस्तहिक होती है। उसके करतूत बड़े तवातर से मंजर आम पर आते रहे, तब कहीं जाकर बहुत अरसे में लोगों में शऊर और आगही आएगी। वो बोला, हाय ये बहुत मुश्किल इलाज बता दिया तुमने। मैंने करहा कर कहा, ये तो बेशुमार बीमारियों का इलाज है, मगर इसमें लगती है मेहनत से आता। हमारे यहाँ इश्तिहार बाजियाँ हो सकती हैं, टीवी पर तकरीरें और मुज़ाकरे हो सकते हैं, दावे हो सकते हैं, वादे हो सकते हैं, सही मानों में किसी भी मर्ज का कोई इलाज नहीं हो सकता। यही तो मसला है सर। इलाज सबको मालूम है, लेकिन इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। वो कौन देगा? खाने पीने की हवस से निजात मिले तो किसी के दिल में इलाज के सिलसिले में खुलूस पैदा हो। शफी शाह ने कहा, एक मसला ये भी है शफी शाह कि अगर लोगों में तालीम, शऊर और आगही आ गई तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि उन्हें सब ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए दिल ही दिल में सभी बड़े, चाहे वो किसी भी मकाम पर हैं, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जाहिल, बेशऊर और आगही से महरूम रखा जाए। जो किसी हद तक तालीम हासिल करने में कामयाब भी हो जाएं, उनकी जहालत में भी कोई कमी ना आने पाए। शफी शाह ने तायद में सर हिलाया और बोला, अलमिया ये है कि लोग कुछ इस बुरी तरह इस शैतानी चक्कर में जकड़े हुए हैं कि निजात का कोई रास्ता नजर नहीं आता। खैर छोड़ो इन बातों को। मैंने हाथ हिलाकर कहा, मजबूर लोगों की बातचीत का इख्तिताम अमूमन इन अल्फाज पर होता है। मैंने मजीद अफसोस से कहा, तुम्हारे पास अच्छे खासे वसाइल हैं, जज्बा है, हम बेखौफ हैं, हमारी अच्छी खासी जगहों तक रसाई भी है। इसके बावजूद हमें सिर्फ एक पीरदानिश को अंजाम तक पहुंचाने में दांतों पसीने आ रहे हैं। हम कोई और मसला क्या हल करेंगे? इस कौम की गर्दन पर तो इससे भी बड़े बड़े और न जाने कितने हाथी सवार हैं। हम सब कुछ जानते बूझते भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हत्ता कि 2-4 लोगों को उनके शहर से भी नहीं निकाल सकते। लेकिन सर, शफी शाह मुस्कुराते हुए बोला, इसके बावजूद आपका सबक है कि हम अपनी सी जिद्दोजहद करते रहेंगे, कोई नतीजा निकले या ना निकले। हाँ शफी शाह, हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। मैंने अपने अज़म को दोहरा, क्योंकि जिद्दोजहद जिंदगी है और फिर हम अपनी फितरत से भी मजबूर हैं। इस दुनिया में आया हुआ हर शख्स अपनी अपनी फितरत के मुताबिक काम कर रहा है। बहरहाल मैं पीरदानिश के सिलसिले में अभी मायूस नहीं हूँ, शफी शाह ने कहा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपस की बात है, मायूस मैं भी नहीं हूँ, बस यूं ही जरा उदासी की लहर आ गई है, गुजर जाएगी। मेरे लिए अब क्या हुक्म है? उसने पूछा। तुम अपने आदमियों समेत आज होटल ही में मौजूद रहो, किसी की नज़र में आए बगैर इधर उधर बिखरे रहो, किसी को तुम लोगों की मौजूदगी का एहसास न होने पाए, लेकिन बवक्ते ज़रूरत तुम आ सको। मैंने कहा, क्या आपको यहाँ कुछ गड़बड़ का खतरा है सर? शफी शाह चौकन्ना होते हुए बोला, नहीं खतरा तो नहीं है। मैंने कहा, कार्ड मदर तो खुशी खुशी जश्न की तैयारियां करने घर गई है। मेरा ख्याल है फिलहाल उसका ध्यान कोई गड़बड़ करने की तरफ नहीं है, फिर भी वैसे ही एहतियातन कह रहा हो, कहीं वो गधा पीरदानिश अदालत से निकलने के बाद इधर का रुख न कर ले, शायद उसे 2-4 बड़के चढ़के मारने का शौक चढ़ाए। बड़क समझते हो ना? शफी शाह ने हंसते हुए कहा, सर इस किस्म के अल्फाज तो अब हर इलाके में रहने वाला शख्स समझता है। चलने बाद वो रुखसत हो गया और मैं अपने आप को काम में मसरूफ करने की कोशिश करने लगा। काम में दिल तो नहीं लग रहा था, लेकिन वैसे उलझन अवेज लहजे में काम ही मेरी पनाह हुआ करता था। अपने आप को मसरूफ रखने का ये एक बहाना था। इस वक्त मैं कहीं जाना नहीं चाहता था, वरना वक्त गुजारी के लिए जरताज का घर बेहतरीन जगह था। वो कई मरतबा बुला भी चुकी थी, किसी न किसी तरह चंद घंटे गुजर ही गए, हत्ता कि मैंने दोपहर का खाना भी खा लिया। रहीम गुल की तरफ से कोई इतला न आई। मैंने उसके थाने फ़ोन किया क्योंकि मुझे उसकी तरफ से तशवीश होने लगी थी। थाने से पता चला कि अभी वो अदालत से वापस ही नहीं पहुंचा था। आखिरकार 2:30 बजे के बाद उसका फ़ोन आ गया। छूटते हुए बोला, तुम कहाँ गायब हो गए थे भाई? लहजे में थकन भी थी, झंझलाहट भी और एक मजबूर किस्म का गुस्सा भी। मैं वहां खड़े रह कर क्या करता? कानून की बेबसी का मजीद तमाशा देखने मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने मुलायमत से जवाब दिया, तुम अंदर भी आ सकते थे। वो एक लम्हे की खामोशी के बाद बोला। अब उसके लहजे से गुस्सा और झुंझलाहट गायब हो गई थी, सिर्फ मजबूरी रह गई थी।
यानी तमाशा ज्यादा करीब से देखता। मैंने उसी मुलायमे से पूछा, अच्छा बकवास मत करो। उसने खोखले लहजे में डांटने की कोशिश की। तुम इस वक्त कहाँ हो? उसने मेरे मोबाइल फोन पर राब्ता किया था, शायद इसलिए उसे अंदाजा नहीं था कि मैं इस वक्त कहाँ था। मैं होटल में हूँ, अपने ऑफिस में, मैंने जवाब दिया। क्या कर रहे हो? उसने गोया यूं ही बेध्यानी के से आलम में पूछा। ऑफिस में क्या किया जाता है? मैंने उल्टा उसी से सवाल कर दिया। तुम्हारा क्या भरोसा है? वो कदरे खिसियाट से बोला। तुम कहीं भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हो। तुम कोई नॉर्मल इंसान तो हो नहीं, बल्कि कभी कभी तो मुझे तुम्हारे इंसान होने के बारे में भी शुबा होने लगता है। इस किस्म की बातें करके अपनी खिसियाट मिटाने की कोशिश मत करो, असल बात करो। क्या कहना चाहते हो? मैंने संजीदगी से कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ आ जाओ। वो बोला। तुम कहाँ हो? मैंने पूछा। मैं थाने में ही हूँ, उसने जवाब दिया। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, पुलिस वालों से दोस्ती में एक नुकसान ये भी है, वो हर वक्त थाने बुलाते रहते हैं, हालांकि तुम्हें तो पागल खाने बुलाना चाहिए। वो जल कर बोला। तुम्हारी ज़हनी हालत यही रही तो मुझे कभी उम्मीद है कि मुस्तकबिल करीब में मेरे लिए तुम्हारे फोन वहीं से आया करेंगे। मैंने कहा, तुम्हें किसी भी वक्त बकवास करने से कोई नहीं रोक सकता। वो ज्यादा जल कर बोला। बकवास तुमने शुरू की है। मैंने कहा, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें काम की बात करने पर आमादा कर सकूँ। तुम मुझे थाने क्यों बुला रहे हो? यहाँ से इकट्ठे कहीं निकल चलेंगे। मैं इस वक्त सादा लिबास में हूँ, कहीं चलकर किसी फुटपाथ या रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ जिंदगी अपने असल रूप में हो, भांत भांत की बातें करने वाले रंगारंग लोग हो, खानों में जायका हो, बर्तनों में गिलाजत हो और गिलासों में 15-20 बीमारियों की जरासीम हो। मैंने लुकमा दिया। वो सब कुछ तुम्हारी इस ऊंची मुनाफिक सोसाइटी के जहरीले असरात से बेहतर है, इनसे कम नुकसानदेह है। वो तलख लहजे में बोला। अच्छा मैं समझ गया। मैंने एहसान से कहा, तुम्हारे इस वक्त दौलतमंदों को, ऊंची सोसाइटी को बुलंदो बाला चमकती दहकती इमारतों को गालियां देने को जी चाह रहा है। कोई इनकलाबी किस्म की फिल्म देख ली है क्या? हाँ, सुबह से देख तो रहा था वो फिल्म जिसके हदायतकार आला तुम थे। वो खफगी से बोला। फिल्म तो अच्छी भली थी, मेरी हदायतकारी भी ठीक ठाक थी। अपनी नाकस और नकम्मी परफॉर्मेंस पर तुम्हें खुद को लान तान करनी चाहिए। मुझ पर क्यों गुर्रा रहे हो? मैंने उसे हल्की सी डांट पिलाई, फिर नरमी से कहा, अच्छा खैर, बक बक छोड़ो, सीधी तरह बताओ क्या फिर दानिश की जमानत होगी? जाहिर है, वह दस्तूर खफगी से बोला। इतने मासूम बनकर क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो पहले ही पता होगा, इसीलिए तो भाग गए थे। मैं भागा नहीं था, बदमजा होकर वापस आ गया था। भागने और बदमजा होकर वापस आने में बड़ा फर्क होता है। मैंने कहा, खैर मुझे फर्क मत समझाओ। अपने इस घटिया किस्म के 5 स्टार होटल से निकलो, चलकर किसी आला दर्जे के छप्पर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या ये तुम्हारा गम गलत करने का तरीका है? मैंने पूछा। यही समझ लो, उसने नरमी से कहा। काश तुम कोई फिल्मी हीरो होते तो छप्पर रेस्टोरेंट में जाने के बजाय किसी अजीबोगरीब किस्म के शराब खाने में जाते, जो शराब खाने के बजाय खलाई स्टेशन मालूम होता। नहायत अछूते किस्म के लिबास में कोई रकासा लाल परी और नीली पीली दीवारों के दरमियान रक्स कर रही होती। वक्फे वक्फे से वो तुम्हारे गले में बाहें डालकर झूला झूलने की कोशिश करती। गम गलत करने का ये तरीका ज्यादा दिलफरेब मालूम होता। मैंने कहा, तुम्हारे या नहीं? उसने पूछा। यार मुझे आने में तो कोई एतराज नहीं है, मैंने कहा, लेकिन मसला ये है कि मैं किसी आला किस्म के छप्पर रेस्टोरेंट में खाना खाने में तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। क्यों? क्या तुम भी क्लास कॉन्शियस हो गए हो? उसने बात काटते हुए पूछा। क्लास की ऐसी तैसी, क्लास को गोली मारो। मैंने कहा, मसला ये है कि मैं अपने इस घटिया 5 स्टार होटल में खाना खा चुका हूँ। अगर तुम चाहो तो वैसे ही तुम्हारे नन्हे से दिल को तसल्ली देने के लिए आ सकता हूँ। मुझे जानकर दिली सदमा हुआ है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं मैदे की गहराइयों के साथ तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हारा साथ देने की खातिर चखने की हद तक खाने में तुम्हारा साथ दे दूंगा। यानी यही कोई 2-4 नान और 2-4 प्लेट सालन, 1-8 प्लेट सलाद के साथ खा लूंगा। दोस्ती में इंसान इतना तो कर ही सकता है। वैसे भी मेरी तो जिंदगी एसआर का दूसरा नाम है। अच्छा तो भाई एसआर पसंद साहब, आप तशरीफ लाइए, बंदा आपका इंतजार कर रहा है। वो ठंडी सांस लेकर बोला, फिर उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैंने बाहर जाने से पहले शेफ इशाक को अपने प्रोग्राम से मुतल्ला किया। वो बोला, मैं गाड़ी में एक आध आदमी के साथ आपकी निगरानी के लिए पीछे पीछे रहूंगा, लेकिन खैर अगर तुम्हें जहमत ना हो और किसी खास काम का हर्ज ना हो तो ठीक है। मैंने नीम रजामंदी से कहा। मैं जब थाने पहुंचा तो वो बाहर ही सादा लिबास में गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहा था। गाड़ी सरकारी थी। मुझे देखकर वो उस गाड़ी को छोड़कर मेरे साथ आन बैठा। कहाँ चलना है? मैंने पूछा। साहिल की तरफ ले चलो। वो एक लंबी सोच लेकर बोला। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई और पूछा, तुमने क्या थाने में भी ड्रेसिंग रूम बना रखा है जो इस वक्त वर्दी के बजाय सादा लिबास में नजर आ रहे हो? फिर उसके जवाब का इंतजार किए बगैर मैंने खुद ही कहा, हाँ भाई, अगर बना भी रखा हो तो क्या ताज्जुब की बात है। एसएचओ आकर थाने का बादशाह होता है, अंदर जिस किस्म का रूम चाहिए बना ले। उसने मुझे घूरा और कहा, रूम वगैरह तो कोई ऐसा मखसूस नहीं है, लेकिन सादा लिबास बहरहाल थाने में मौजूद होता है, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर को किसी वक्त सादा लिबास में भी कहीं जाने की जरूरत पेश आ सकती है। मगर इस वक्त दरअसल मैं घर का एक चक्कर लगा कर आ चुका हूँ। ओह, मैंने कहा और एक लम्हे के तवक्कुफ से पूछा, उस मुअज़्ज़ज़ पीर की जमानत अदालत ने किस वक्त मंजूर की थी? 1 बजे के करीब, उसने बताया। ग्राउंड क्या था? मैंने पूछा। नाकाफी चाहते, उसने इख्तिसार से जवाब दिया। अदालत को उस वक्त तक ये तो मालूम हो चुका होगा कि मुकदमे के अहम तरीन गवाह को ऐन अदालत के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया था। उसने इस बात में सर हिलाया और सड़क की तरफ देखते हुए बोला, उसका तो अलग से मुकदमा दर्ज हुआ है ना, उसकी अलग से तफ्तीश होगी और फिलहाल ये मुकदमा नामालूम कातिल के खिलाफ दर्ज हुआ है,
क्योंकि जब तक पीरदानिश से उसका ताल्लुक साबित न किया जा सके तब तक इस सिलसिले में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। फिर वो गहरी सांस लेकर बोला, बहरहाल अभी केस चलेगा। जफर जमाल की निशानदेही पर 2-3 अफराद मेरे हाथ आए हैं, लेकिन वो बहुत छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां गायब हो चुकी हैं। केस भी अदालत ने अपनी तहवील में ले ली है। वक्त आने पर तुम्हारी गवाही भी होगी। शायद हम उसे थोड़ी बहुत सजा दिलवाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन जो ख्वाब हमने देखा था वो शायद पूरा ना हो सके। आधी जमानत के बाद पीरदानिश ने तुमसे कुछ कहा? मैंने पूछा। मेरे उसे सामना नहीं हुआ, मैं सामना करना भी नहीं चाहता था। उसने अब भी मेरी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। मैं जज साहब के उठने के बाद भी काफी देर तक अदालत के कमरे में ही सरकारी वकील से बातें करता रहा। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब मैं बाहर आया तो वह जा चुका था और उस दौरान उसके वकील जमानत की कागजी कार्रवाई भी मुकम्मल कर चुके थे। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ से बोला, छोड़ो यार, लानत भेजो पीरदानिश पर, कोई और बात करो। यह भी दिल शिकस्ती की अलामत होती है। इंसान किसी मखसूस मौजू से कतराता है या बहुत ही ढीले ढाले अंदाज में अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़ देता है। लानत तो मैं 12 भेज चुका हूँ, मैंने मुलायमत से कहा, लेकिन लानत भेजना और बात है, उसके बारे में तबादला ख्याल करना और बात। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने कहा, तुम्हें मालूम है गार्ड मदर ने पहले ही से जश्न की तैयारियां करके रखी हुई थी। इस वक्त शायद जश्न शुरू हो चुका है, कोई बात नहीं कि वो हमें भी मदऊ करे। इस मौका पर शायद ज्यादा से ज्यादा सितमज़रीफ बनने की कोशिश करे। उसे सितमज़रीफ बनने का हक हासिल है। रहीम गुल तर्क लहजे में बोला, पीरदानिश की रिहाई मेरे और तुम्हारे मुंह पर तमाचा है। बल्कि नहीं, शायद ये मेरे और तुम्हारे मुंह पर नहीं, कानून के मुंह पर तमाचा है। मुझे भी मालूम है और मैं शायद तुमसे ज्यादा मफहूम समझता हूँ। मुझे भी मालूम है और शायद मैं तुमसे ज्यादा मगमूम हूँ, लेकिन इस तरह मुंह लटका लेने से कुछ नहीं होगा। कोशिश करते हैं कि इस धचके के असरात से नई कुव्वत, नई तवानाइयां हासिल करें। मैंने धीमे लहजे में उसे समझाने की कोशिश की। यही कोशिश करने के लिए सब काम छोड़ छाड़ कर कुछ देर के लिए निकला हूँ। मुस्कुराते हुए बोला, इधर मोड़ लो। वो मुझे रास्ता बताने लगा। हम साहिल पर पहुंच चुके थे। उसकी हदायत पर मैं गाड़ी साहिल के मतवाजी चलाने लगा। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो बोला, पहले मुझे शक था, अब यकीन हो गया है। किस बात का? मैंने चौंक कर पूछा। वो मुड़े बगैर महज एक नजर अकब नुमाइने की तरफ देख कर बोला, जब से हम थाने से रवाना हुए सफेद रंग की एक गाड़ी हमारे ताक़ुब में है। कार सवार की सूरत में अब तक नहीं देख सका। कदर तमानियत के एहसास से मैं मुस्कुरा दिया। गोया रहीम गुल की अफसुर्दगी और दिल शिकस्तगी ने भी उसकी पेशावराना मुस्तैदी से उससे नहीं छीनी थी। वो अपने गर्दो पेश से बेखबर नहीं था। कार सवार की सूरत तुम देख भी नहीं सकोगे। मैंने तवील सांस लेकर कहा, ये गाड़ी थाने से नहीं, मेरे होटल से मेरे पीछे लगी हुई है। तुम्हारे पीछे? वो बुरी तरह चौंका। तो तुमने इसका कुछ नहीं किया? कहीं ये जफर जमाल वाला? उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। शायद वो कहना चाहता था कहीं जफर जमाल वाला वाकया दोहराने का इंतजाम तो नहीं किया जा रहा था, लेकिन गालबन उसने उस ख्याल से जुमला अधूरा छोड़ दिया था कि कहीं मैं उसे बदशुगनी ना समझूं। तुम्हारे ख्याल में मुझे इसका क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। अब तुम इतने ही निकम्मे हो गए हो, वो खफगी से बोला। फिर उसने कमीज के नीचे हाथ डालकर चिपटी सी एक ऑटोमेटिक गन निकाली। उस वक्त ढीले ढाले और नफीस किस्म की शलवार कमीज में था। गाड़ी आगे ज्यादा सुनसान हिस्से की तरफ ले चलो, उसने हदायत की। अब वो गर्दन घुमाकर सर जरा नीचे करके गाड़ी का जायजा लेने की कोशिश कर रहा था। वो यकदम चाकू चुबंद नजर आने लगा था। ओ भाई तुरम खान, अब इतनी भी ज्यादा मुतसद्दी दिखाने की जरूरत नहीं। मैंने जल्दी से उसके गन वाले हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, इस तमंचे को वापस नेफे में रख लो। उसने मुझे घूरा और गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारे अपने आदमी हैं? हाँ, मैंने जवाब दिया। रहीम गुल और मैं काफी देर छप्पर रेस्टोरेंट पे बैठे रहे, खाना खाया। उसके बाद उठकर अपने वापस काम के लिए चल निकले। काफी देर हम रेस्टोरेंट पर बैठे खाना खाते रहे और बातें करते रहे। बातों के दौरान ही हम उठकर अपनी गाड़ी में बैठकर वापस रवाना हो गए। उसे थाने पर उतारते हुए मैंने पूछा, अगली पेशगी किस तारीख की पड़ी है? उसने तारीख बताई और बोला, आज से ठीक 26 दिन बाद हमें फिर पेश होना है। इस दौरान तुम कुछ मवाद जमा करने की कोशिश करो। मैं भी इस दौरान सरतोड़ कोशिश करता हूँ। किसका सर तोड़ोगे? मैंने सादगी से पूछा। उसने मसनूई गुस्से से मुझे घूरा, लेकिन मुझे यह देख कर इत्मीनान हुआ कि उसकी आंखों में अब वो परछाइयां नहीं थीं जो यहाँ से रवाना होते वक्त नजर आ रही थी। मैंने जवाब का इंतजार किए बगैर गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं ऑफिस पहुंचा तो सूरज ढलने को था। अंदर पहुंचकर मैं अभी सही तरह बैठने में नहीं पाया था कि मेरे डायरेक्ट फोन की घंटी बजी। एक तवील सांस लेकर मैं रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से एक चिंगाड़ती हुई आवाज सुनकर मेरे कानों के पर्दे झंझना उठे। कुछ समझ ना आया कि कौन बोल रहा था और क्या बोल रहा था। कौन पागल का बच्चा बोल रहा है? तमीज से बात करो। मैंने ये सोचे बगैर कि वो कौन हो सकता था, अंग्रेजी में उसे सख्ती से डांट पिलाई। मुझे आवाज भी वो सख्त बुरी लगी थी और अंदाज भी। अल्फाज मेरी समझ में आए ही नहीं थे। दूसरी तरफ से कुछ संभल कर बोला गया और तब मेरी समझ में आया कि वो पागल का बच्चा नहीं, बच्ची थी, या फिर शायद यूं कहना चाहिए कि वो बच्चे की माँ थी। मेरा मतलब है वो गार्ड मदर थी। वो हिस्ट्रियाई अंदाज में चीख रही थी जिसकी वजह से उसकी आवाज नाकाबिल शनाख्त हो गई थी। ताहम अब मेरी समझ में आ गया कि वो पूछ रही थी, अफजल मेरा बेटा कहाँ है? ताहम अब मेरी समझ में आ गया कि वो क्या पूछ रही थी। अफजल मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हें किस उल्लू के पट्टे ने मशवरा दिया था कि ये बात तुम मुझसे पूछो? मैंने सख्त लहजे में कहा। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। वो कुछ इस तरह हाँप रही थी जैसे कहीं दूर से दौड़कर आने के फौरन बाद उसने मुझे फोन करने का फैसला किया हो। मुझे ये शुबा भी हुआ कि वो काफी पिए हुए थी। अगर वो सामने होती तो ज्यादा सही अंदाजा हो जाता।
क्या मालूम है तुम्हें, मैंने दांत पीस कर कहा। दानिश को तुमने अगवा कर लिया है, वो कख्त आवाज में चीखी। मुझे भेड़ियों, असदों और लगड़पग्गों को अगवा कराने का कतन कोई शौक नहीं, मैंने जवाब दिया। झूठ मत बोलो और मेरे बेटे को ऐसे नामों से मत पुकारो, वो चीखी। हाँ वाकई मुझे तुम्हारे बेटे को भेड़ियों और असदों और लगड़भग्गों वगैरह से तशबीह नहीं देनी चाहिए। भेड़िए, असदे और लगड़भग्गे तो इस पर शर्म से डूब मरेंगे। मैंने नरम लहजे में कहा। मैं कहती हूँ मेरे बेटे को छोड़ दो, वरना मैं तुम समेत तुम्हारा होटल बम से उड़ा दूंगी, वो फिर चीखी। अगर तुम्हारा वो चांद सा बेटा भी इस होटल में मौजूद होता तो शायद मैं तुम्हें होटल को बम से उड़ाने की इजाजत दे भी देता, मैंने कहा। लेकिन उसे तो इस वक्त तुम्हारी बगल में होना चाहिए था। मुझे पता चला कि 1 बजे के करीब अदालत ने उसकी जमानत मंजूर कर ली थी। वहीं कागजी कार्रवाई भी मुकम्मल हो गई थी और वो घर रवाना हो गया था। वो घर नहीं पहुंचा है। वो बदस्तूर एक ही अंदाज में फटी फटी सी आवाज में बात की जा रही थी। उस आवाज में गैज़ गज़ब भी था और मजबूरी और बेबसी भी। उसमें हजारों अंदेशे भी पनाह थे और बहुत सी धमकियों की झलक भी। तो फिर मैं क्या करूं? अपनी इस मनहूस आवाज से मेरे कानों के पर्दे क्यों खराब कर रही हो? शायद वो घर का रास्ता भूल गया हो। इतना छोटा सा मुन्ना सा तो है बेचारा। तुम पुलिस से रुजू करो, रपट लिखवाओ। मैंने यहाँ गुमशुदा जानवरों को तलाश करने का इदारा तो नहीं खोल रखा, मैंने बरहमी से कहा। हकीकत ये थी कि मेरे लिए भी ये हैरत अंगेज खबर थी। अगर गार्ड मदर सच बोल रही थी और दानिश अभी तक घर नहीं पहुंचा था तो ये ताज्जुब की बात थी। और गार्ड मदर का अंदाज तो यही बता रहा था कि वो सच बोल रही थी। उसकी आवाज से अंदाजा होता था कि तशवीश और परेशानी उसका कलेजा फटा रही थी। तुम बात को टालने की कोशिश मत करो। उसके लहजे में बेबसी का अंसर जरा बढ़ गया। मुझे मालूम है उसे तुमने अगवा करवाया है। तुम्हारे सिवा किसी की ये जुर्रात नहीं हो सकती। तुम्हारे मुंह में घी चक्कर, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। लेकिन अफसोस का मुझे ये सुनहरा ख्याल नहीं आया था। मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकती, वो बोली। तो मत करो यकीन, मैं क्या तुम्हारे पांव पड़ रहा हूँ कि तुम मेरी बात का यकीन करो, मैंने कहा। इसका मतलब है तुम इकरार कर रहे हो कि दानिश तुम्हारे कब्जे में है, वो बोली। तुम एक इंतहाई चालाक, अय्यार और मक्कार औरत हो, लेकिन इस वक्त शायद तुम्हारा दिमाग किसी हथनी के दिमाग से ज्यादा नाकारा हो चुका है। तुम्हें कोई बात समझाना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा मगजमारी नहीं कर सकता। बहरहाल मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि अदालत से तुम्हारे रुखसत होने के बाद मैं भी दफ्तर आ गया था। मैंने तुम्हारे प्यारे बेटे को सिर्फ अदालत में जाते देखा था, उसके बाद दोबारा नहीं देखा। मैं दूसरी तरफ उसकी तेज सांसों की खड़खड़ाहट सुन रहा था। उस वक्त तक मुझे यकीन हो गया था कि ये उन लोगों का कोई नया ड्रामा नहीं था। फिर दानिश वाकई घर नहीं पहुंचा था और गार्ड मदर हकीकतन परेशान थी। मैंने बात जारी रखते हुए जरा नरम लहजे में कहा, तुमने इसके साथ वहां यकीनन कुछ आदमी छोड़े होंगे। तुम लोग तनहा तो कहीं आने जाने की आदी ही नहीं हो। वो आदमी कहाँ है? उनसे पूछो ना, दानिश कहाँ है? पूछ लिया है, वो सिसकी लेकर एक बार फिर तकरीबन चीखते हुए बोली। तभी तो तुम्हें फोन कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि दानिश को अदालत में सर से पांव तक स्याह बुरका में लिपटी हुई एक लड़की मिली थी जो उसे एक कोने में ले गई थी। कुछ देर दोनों ने खुसर फुसर की थी और फिर दानिश ने चारों गार्ड्स को घर जाने का हुक्म दे दिया था और खुद उस लड़की के साथ कहीं रवाना हो गया। तो फिर मुझे फोन करने की क्या तुक है? मैंने एक बार फिर जरा सख्त लहजे में कहा। मैं वो बुरका पोश लड़की तो नहीं हो सकता। अभी मुझ पर इतना बुरा वक्त नहीं आया कि बुरका पोश लड़की बनकर तुम्हारे लाडले जैसी मखलूक को अगवा करता फिरूं। और फिर अगर मैं बुरका पोश लड़की बनने की कोशिश करता तो शायद मेरे पीछे लोगों का जुलूस जमा हो जाता, क्योंकि मुझ जैसे कद काट की लड़कियां जरा कम ही पाई जाती होंगी। अचानक मेरे ज़हन में झमाका सा हुआ। मैं भला इतनी जल्दी उस बुरका पोश लड़की को क्यों भूल गया था जो मुझे अपनी गाड़ी में मिली थी और गुड़िया सी मालूम हो रही थी। मैं यकदम चुप हो गया। वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, मैं ये नहीं कह रही कि तुम बुरका पहन कर आ गए थे, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि वो यकीनन तुम्हारी भेजी हुई कोई फितना किस्म की चीज होगी। खूबसूरत लड़कियां दानिश की कमजोरी हैं, तुम्हें उस कमजोरी का पता है। तुमने उसे चारा डाल कर फंसाया है। बाज़ मामले में वो बड़ा अहमक है, मेरे मशवरे के बगैर कोई इकदाम उठा लेता है और नुकसान उठाता है। मुझे अपने कानों की लोएं गर्म होती महसूस हुई। मैंने एक लम्हे के लिए दांत पर दांत जमा लिए, फिर आहिस्तगी से अपने आप को ढीला छोड़ते हुए कहा, अगर तुम इस वक्त मेरे सामने होती तो मैं तुम्हारी बदनुमा कनपट्टी पर ऐसा घोंसा रसीद करता कि तुम्हारी मनहूस जुबान कई घंटे के लिए बंद हो जाती। तुम मुझे इतना घटिया इंसान समझती हो कि तुम्हारे इस लगड़ फग्गे को अगवा कराने के लिए मैं खूबसूरत लड़की का चारा इस्तेमाल करता। मेरे पास चारे के बगैर भी इस किस्म की मखलूकात को उठवाने का माकूल बंदोबस्त है। जो एक दो लड़कियां मेरे जानने वाली हैं वो भी कुछ इस किस्म की हैं कि अगर उन्हें तुम्हारे इस लूमड़ को अगवा करने की जरूरत पेश आ भी जाती तो वो उसे जोड़ो कराटे के 2-4 दाव लगाने के बाद बालों से पकड़कर घसीटती हुई लाती, अपने हुस्न का चारा डालकर नहीं। फिर मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने पूछा, तुम्हारे आदमियों में से किसी ने उस लड़की की सूरत शक्ल की झलक देखी है? नहीं, उसने जवाब दिया। फिर तुम कैसे कह सकती कि वो उसे अपने हुस्न का चारा डाल कर ले गई? मैंने तेजी से कहा। शायद बात कुछ और थी, शायद वो उसे जानता था। गार्ड मदर ने मेरे उठाए हुए उस नुक्ते को कोई अहमियत नहीं दी और अपने उसी जिद्दी लहजे में बोली, वो उसे जानता था या नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपना बेटा चाहिए। अफसोस, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने मुलायमे से कहा, अब तुम्हारी उम्र भी इतनी हो गई है कि डुप्लीकेट की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। तुम कहीं और अता पता करो।
मुनाफिक नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे इस खबर से खुशी हुई है, लेकिन इस बात का अफसोस भी हुआ है कि ये नेक काम मेरे हाथों अंजाम नहीं पा सका। मैं तुम्हारे होटल की तलाशी लूंगी, वो अचानक बोली। मैंने बेसाख्ता से अंदाज में हंसते हुए कहा, तुम माँ बेटा दोनों ही बहुत खुश फहम मालूम होते हो। तुम्हारा ख्याल है अगर मैं वाकई उस गधे को अगवा कराता तो उसे 5 स्टार होटल में छुपाता। मुझे अपना होटल गंदा नहीं करना था, मैं उसे किसी अस्तबल में बनवाता, और वो भी वहां पहले से मौजूद गधे घोड़ों से इजाजत लेकर, वरना मुमकिन है कि वो बुरा मना जाते, या फिर उसके लिए बड़े साइज की कोई नाली ढूंढता। सुना है नाली का कीड़ा नाली ही में खुश रहता है। तुम जितना चाहे बढ़ चढ़ कर बातें कर लो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे होटल की तलाशी जरूर लूंगी। वो चिल्लाई। तुम्हारे ख्याल में तुम किस तरह तलाशी ले सकती हो मोटी औरत? मैंने पुरस्कून लहजे में पूछा। मैं अपने तमाम आदमियों के साथ आ रही हूँ। अपनी दानिश में उसने मुझे बहुत बड़ी धमकी दी, यह हमाकत मत करना। मैं चारायाम पर हंगामा बर्पा होने और अपना बिजनेस मुतासर होने की परवाह नहीं करूंगा। मैंने सर्द लहजे में कहा, तुम और तुम्हारे आदमियों में से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। अभी तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ कैसी कैसी नादिर रोजगार चीजें पाई जाती हैं। तुम्हारे वो असला बरदार कुली सिर्फ आम लोगों से निपटने में काम आ सकते हैं। मैं अपने बेटे के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करा रही हूँ। मैं पुलिस की मदद से कानूनी तौर पर होटल की तलाशी लूंगी। वो जरा नर्म पड़ते हुए और दूसरे पहलू की तरफ आते हुए बोली। उसके लहजे में लड़खड़ाहट भी कम होती जा रही थी, शायद उसके आवाज ठिकाने आ रहे थे। मेरे होटल के राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड हैं, पुलिस इसकी तलाशी नहीं ले सकती। तुम्हें कम से कम डिप्टी कमिश्नर से खुसूसी हुक्मनामा जारी करवाना पड़ेगा, और डीसी ऑफिस इस वक्त बंद हो चुका है। मैंने इत्मीनान से कहा, ऑफिस बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोली, तलाशी का वारंट मैं अभी ले लूंगी। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम इस दौरान दानिश को होटल से कहीं और मुंतकिल करने की कोशिश न करना। मेरे आदमी होटल के चारों कोनों से उसकी निगरानी कर रहे हैं। किसी भी फर्द या किसी भी बंडल वगैरह को जरा भी मशकूक अंदाज में कहीं ले जाते देखा गया तो मुझे इतला हो जाएगी और उसे किसी न किसी तरह रास्ते में रोक लिया जाएगा, ख्वाह उस कोशिश में तुम्हारे आदमी मारे जाएं। मैंने हल्के से कहके के साथ पूछा। हाँ, चाहे वो मारे जाएं। उसने जवाब दिया। मारे जाना उनके लिए कोई अहम बात नहीं है। हमारे कामों के सिलसिले में जान दे देना उनके लिए मामूली बात है। वो तो मैं देख चुका हूँ, मैंने कहा। बस तो फिर अब ज्यादा फुर्ती दिखाने की कोशिश मत करना। मैंने एहतियातन पहले अपने आदमी तुम्हारे होटल की निगरानी के लिए भेजे थे, फिर तुम्हें फोन किया था ताकि मेरे फोन के बाद तुम दानिश को कहीं इधर उधर न करा दो, और अगर वो पहले ही से कहीं इधर उधर हुआ तो मैंने शिगुफ्ता लहजे में पूछा, हम बाद में इधर उधर भी देख लेंगे, पहले तुम्हारे होटल की तलाशी ले लें। वो बोली। ये बात यकीनन उसके दिमाग में बैठ चुकी थी कि दानिश को मैंने अगवा करा के होटल में ही छुपाया था। अब ये बात उसके दिमाग से निकलती मुश्किल नजर आ रही थी। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम्हें वक्त जाया करने का इतना शौक है तो जरूर जाया करो। अचानक वो गुलगेरी सी आवाज में बोली, तुमने अच्छा नहीं किया। यहाँ जश्न की तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, तुम जरा यहाँ आकर देखते, क्या खूबसूरत समा था। कालीन बिछे हुए हैं, कनातें लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी लाइट्स नस्ब हैं, 3 किस्म के बैंड तैयार खड़े हैं। शहर के बहुत से मुअज़्ज़ज़ लोग जमा है और इंतजार करते करते थक चुके हैं। पूरे घर की आराइश की गई है। तुमने खुशी के इस मौका पर जो कुछ किया है, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद भी तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम मुझे बिल्कुल माफ न करना। ऐसी खुशी के मौकों पर रंग में भंग डालने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। मैंने खलूस से कहा, वैसे मैं तुम्हें इतने मोटे दिमाग की औरत नहीं समझता था। मेरा ख्याल था कि बदमाशी और मकरू धंधों की एक अच्छी खासी एम्पायर के पीछे तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तो तुम काफी मकार, अयार और काफी ज़हीन होगी। गो के तुम्हारी जहानत मनफी किस्म की ही होगी, लेकिन जहानत बहरहाल जहानत होती है, चाहे वो मनफी हो। मगर इस वक्त तो मुझे तुम्हारी बातों में किसी भी किस्म की जहानत की झलक महसूस नहीं हो रही, ना मनफी ना मुस्बत। बहरहाल मैंने ठंडी सांस ली। ये कोई हैरत की बात नहीं, बाज़ औक़ात बड़े अजीब अजीब लोग अजीब अजीब मैदानों में कामयाबी हासिल कर जाते हैं। मेरा मशवरा तुम्हें अब भी यही है कि जरा अकल को हाथ मारो। दानिश को मेरे होटल में तलाश करने की बजाय कहीं और तलाश करो। ऐसे मामलात में एक एक लम्हा कीमती होता है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं फजूल चक्रों में तुम कीमती वक्त ज़ाया कर दो। मशवरे का शुक्रिया, वो तल्ख लहजे में बोली। मैं दूसरी जगहों पर बाद में देखूंगी, पहले तुम्हारे होटल में देखूंगी। तुम्हारी तमाम तरकोड़ मगजी और जाहिलाना जिद के बावजूद मुझे तुम पर तरस आ रहा है, क्योंकि हर औरत को अपनी औलाद अजीज होती है, चाहे वो इब्लीस का अक्स ही क्यों ना हो। मैंने नरमी से कहा, मैं तुम्हें होटल की तलाशी लेने से इसलिए मना नहीं कर रहा कि मैंने दानिश को यहाँ छुपाया हुआ है और मुझे इसके बरामद होने का डर है, बल्कि इसलिए मना कर रहा हूँ कि मुझे इस तरह अपनी तौहीन का एहसास होगा। आजकल जरा मैं हिसास हो गया हूँ, अपनी तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बात काटते हुए बोली, तुम बर्दाश्त करो या ना करो, मैं होटल की तलाशी लिए बगैर बाज नहीं आऊंगी। पहले पूरी बात सुन लो, जाहिल औरत। वो एक बार फिर मेरी बात काटते हुए बोली, औरत ममता के हाथों मजबूर होती है। मैं सिर्फ दानिश की वजह से तुम्हारी गालियां बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना अब तक तुम्हारी जुबान गुद्दी से खींची जा चुकी होती। जिनकी औलादें ऐसी इब्लीस सिफ्त हों, उन्हें जिंदगी भर गालियां और बददुआएं ही सुनना पड़ती हैं। मैंने तहम्मुल से कहा, जहाँ तक मेरी जुबान गुद्दी से खींचने का ताल्लुक है, तो इससे पहले भी बहुत से लोगों ने ऐसे दावे किए थे, लेकिन आज वो खुद जुबान हिलाने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। अगर तुम भी ये घिसी पिटी धमकियां देने के बजाय तवज्जो से मेरी बात सुनो तो शायद तुम्हारा कुछ भला हो। वो खामोश रही। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने कहा,
तुम पर तरस खाकर मैं एक पेशकश कर रहा हूँ। अगर आला हुकाम में से कोई भी तुम्हें मेरे होटल के लिए सर्च वारंट जारी ना कर सके तो तुम पुरअमन तरीके से सीधे मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें होटल की तलाशी लेने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक तकलीफ करना पड़ेगी। वो क्या? उसने बेसाख्ता पूछा। तुम्हें मालूम ही है मेरे होटल में कयाम करने वाले ऐरे गहरे तो होते नहीं। मैंने समझाने के से अंदाज में कहा। इनमें अक्सरियत नहायत मुअज़्ज़ज़ और अहम लोगों की होती है, गैर मुल्की भी होती हैं। तुम या तुम्हारे आदमी उनके दरवाजों पर जाकर ये तो नहीं कह सकते कि वो उनके कमरों की तलाशी लेने आए हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सख्त बुरा मान जाएंगे, होटल की इंतजामिया से शिकायत करेंगे। मुमकिन है उनमें से बाज़ तो होटल को बुरा भला कहने के बजाय अपने तौर पर कोई एक्शन ले लें। अच्छा तो फिर वो गुर्राई। उसके लिए मेरे जहन में एक तजवीज़ आई है। मुझे तुमसे हमदर्दी है, इसलिए तजवीज़ बयान कर रहा हूँ। तजवीज़ ये है कि तुम रूम मेड की यूनिफॉर्म पहनकर बाजू पर चंद तौलिए और चादरें उठाकर हर कमरे पर दस्तक देना और नहायत तमीज़ शाइस्तगी से मेहमानों को इतला देना कि तुम तौलिए और चादरें बदलने आई हो। इस बहाने तुम्हें तमाम कमरों का जायजा लेने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद बाकी जगहों का जायजा लेने की इजाज़त मैं तुम्हें बोनस के तौर पर दे दूंगा। ये अरमान तुम्हारे दिल में ही रह जाएगा कि तुम मुझे अपने होटल की मेड की यूनिफॉर्म में देख सको। मैं तुम समेत तुम्हारा होटल खरीद सकती हूँ। वो गुस्से से बोली। वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है जिसका होटल है, इसके तो शेयर्स भी किसी के पास नहीं है। तुम इसे कहाँ से खरीद लोगी जब मेरा इसे फिलहाल बेचने का कोई इरादा नहीं? मैंने इस्तेज़ाइया से लहजे में कहा। उसने खट से फोन बंद कर दिया। शायद उसे एहसास हो गया हो कि वो वाकई काफी वक्त ज़ाया कर चुकी थी। मैंने आहिस्तगी से रिसीवर रख दिया और चंद लम्हे सूरत हाल पर गौर करता रहा। मैंने जब अदालत के करीब अपनी गाड़ी में उस बुरकापोरी लड़की को देखा था, मुझे तभी एहसास हुआ था कि वो सूरत हाल को कोई अहम मोड़ देगी, लेकिन मुझे ये अंदाजा हरगिज नहीं था कि वो मोड़ इतना अहम होगा। पीरदानिश के ऐसे मौका पर घर न पहुंचना एक अहम वाक़या था। जब उसकी माँ उसके इस्तकबाल की शानदार तैयारियां किए बेचैनी से मुंतजिर बैठी थी, गार्ड मदर ने होटल की तलाशी लेने की जो धमकी दी थी, उसके पेश नज़र मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया था कि मैं भी कुछ डोरियां हिलाता। उसे बताना जरूरी हो गया था कि शहर में असर सूख सिर्फ उन्हीं का नहीं था। मैंने फोन उठाया और चंद मिनट की कोशिश के बाद चिश्ती साहब से राब्ता करने में कामयाब हो गया। वो मुझे मोबाइल फोन पर दस्तयाब हुए। मैंने उन्हें मुख्तसर सारी राम कहानी सुनाई, जो मुख्तसर करते करते भी काफी तवील होगी। मुझे एहसास था कि चिश्ती साहब का एक एक लम्हा नहायत कीमती होता था। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर और प्रॉपर चैनल से गुजरे बगैर उन्हें फ़ोन कर लेता था। यह सहूलत बहुत कम लोगों को हासिल थी। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि जिस वक्त मैं उन्हें फ़ोन करूं उस वक्त उनकी मसरूफियत क्या हो। उसके बावजूद वो सब्र सुकून से मेरी पूरी बात सुन लेते थे और उस पर एतबार भी करते थे। उसके लिए उन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं होती थी, सिर्फ इसलिए कि नफीस साहब ने उन्हें यकीन दिला दिया था कि मैं उन जैसे लोगों के साथ कभी झूठ नहीं बोलता था। मुल्क कौम और माशरे का खैर ख्वाह था। उनकी बेहतरी के लिए मैंने कुर्बानियाँ दी थी और आइंदा भी दे सकता था। चुनांचे जब किसी मामले में कहीं मेरी गोट अटकती थी तो चिश्ती साहब काम आते थे। वो खुद भी अमृत दहारा किस्म की चीज़ थे। हर महकमे में, हर शोबे में उनका नाम और मर्तबा और मकाम काम आता था। अगर कभी मामला उनके दायरा इख्तियार से बाहर निकल जाता तब भी मुझे फिक्र नहीं थी। इस्लामाबाद में नफीस साहब बैठे थे। ये मकाम मुझे सिर्फ रेड डार्ट वाले मामले में बेपनाह तकालीफ परेशानियां उठाने और कौमी फ़ायदे के लिए अपने तमाम वसाइल झोंक देने की वजह से हासिल हुआ था। वो सब कुछ मैं जोश जज्बे में कर गुजरा था। उससे मुझे ये सबक हासिल हुआ था कि हमारा निज़ाम कितना ही नकारा बोसीदा सही, लेकिन अगर आप इज्तिमाई भलाई के लिए खलूस दिल से कुछ करते थे, कोई बड़ी कुर्बानियां देते थे, तो सरकारी सतह पर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पजीराई जरूर मिलती थी। अगर आप बेगर्ज तरीके से दूसरों की मदद करते थे तो कहीं ना कहीं कोई आपकी मदद करने वाले भी निकल ही आते थे। यह सब कुछ बहुत अफसोसनाक है जो तुमने बताया है। चिश्ती साहब सारी बात सुनने के बाद बोले, अगर ये शख्स पीर दानिश बाजियाब हो जाता है लेकिन उसे अदालत के जरिए कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सकता तो तुम दोबारा मुझसे राब्ता करना। मैं देखूंगा कि इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। फिलहाल तुम सिर्फ एक बार और तस्दीक कर दो कि पीर दानिश तुम्हारी तहवील में नहीं है। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया है इसमें एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं है और ना ही मैंने किसी मसलहत की खातिर किसी बात का तासुर बदलने की कोशिश की है। वो गया बस इतना ही सुनना चाहते थे। मुतमईन लहजे में बोले, ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, कोई होटल की तलाशी नहीं ले सकेगा। तुम्हारे होटल के लिए सिर्फ 2-3 हुकाम सर्च वारंट हासिल कर सकते हैं। उस वक्त तो शायद वो भी आमादा ना हो। बहरहाल मैं उन्हें हकायक से आगाह कर देता हूँ। उम्मीद है असल सूरत हाल जानने के बाद कोई इस मामले में हाथ डालना पसंद नहीं करेगा। फिर वो ठंडी सांस लेकर बोले, अफजल मियाँ, मसला ये है कि हमारे बाज आला हुकाम इसलिए भी कोई सही फैसला नहीं करते या कर पाते और बहुत से फ़राइज़ दयानतदारी से अंजाम नहीं दे पाते कि उनके सामने सच नहीं बोला जाता। उनके सामने दिन रात बड़े तवातर से झूठ बोला जाता है। उन्हें गलत रिपोर्टें फराहम की जाती हैं। उनके सामने झूठी मालूमात का एक तोमार बांध दिया जाता है। झूठ इस कसरत से बोला जाता है कि वो सच मालूम होने लगता है। वो झूठ के इस जाल में मक्खी की तरह फंसे रहते हैं, कभी कोई काम सही नहीं कर पाते। जब तक इस मुआशरे में सच को रवाज नहीं मिलेगा, किसी बेहतरी की उम्मीद रखना मुश्किल है। दुरुस्त है सर, मैं खुद कम अज़ कम अपनी हद तक तो झूठ के इस सैलाब के सामने बंद बांधने की कोशिश करता रहता हूँ।
गो कि इस सैलाब के सामने मेरी हैसियत एक तिनके की सी है। तिनका तो सैलाब के सामने बंद नहीं बांध सकता। मैंने कहा दुरुस्त है। वो शगुफ्ता लहजे में बोले मगर यही काफ़ी है कि तिनका अपनी हैसियत बरकरार रखे, वो तिनका ही रहे, सैलाब के पानी का एक कतरा न बन जाए। तिनका ख्वाह सैलाब के रेले में बह रहा हो मगर अलग नजर आता है, साफ लगता है वो इस रेले में भी अपना वजूद कायम रखने और पांव जमाने की जिद्दोजहद कर रहा है। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जिद्दोजहद जारी रहे। मैंने कहा क्या मैं उम्मीद रखूँ कि सर्च वारंट जारी नहीं होगा? हाँ उम्मीद है इस सिलसिले में मेरी बात मान ली जाएगी और दानिश की माँ का असर और रसूख काम नहीं आएगा। चिश्ती साहब ने जवाब दिया मैं सिर्फ तौहीन के एहसास और कारोबारी साख खराब होने से बचने के लिए आपसे दरख्वास्त करने पर मजबूर हुआ हूँ। मैंने वाजे किया वरना निजी सतह पर मैंने इसे पेशकश की थी कि किसी ऐसे तरीके से मैं उसे इत्मीनान दिला सकता हूँ जिससे होटल में ठहरे हुए मेहमानों को यह एहसास न हो कि होटल की तलाशी ली जा रही है। एक तरीका मैंने उसे बता भी दिया था, मैंने उस तरीका की वजाहत भी कर दी। चिश्ती साहब हल्की सी हंसी के साथ बोले तुम सच्चे होने के साथ थोड़े से शरारती भी हो, तुम उसकी अना को थोड़ी सी ठेस पहुंचाना चाहते हो। सर ये लोग दिन रात आम और बेजरर इंसानों की अना का खून करते रहते हैं। अगर जिंदगी में कभी कभार बल्कि शायद सिर्फ एक आध बार उनकी अना को भी मामूली सी ठेस पहुंच जाए तो क्या हर्ज है? मैंने कहा हाँ हर्ज तो कोई नहीं, अगर वो मान गई तो ये तजुर्बा करके देख लेना। उन्होंने खुदा हाफिज कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैंने खासी तमानियत महसूस करते हुए रिसीवर रख दिया। ये बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया था। उसके बाद मैंने शफी शाह को बुलवाया और उसे हदायत थी खुद नज़र में आए बगैर ज़रा गैर महसूस तौर पर जायज़ा लो कि क्या हमारे होटल की चारों तरफ से निगरानी हो रही है। निगरानी करने वाले किस किस्म के लोग हैं? वो सर हिलाकर रुखसत हो गया। 15-20 मिनट बाद वापस आया और बोला सर चारों कोनों में एक एक गाड़ी में दो आदमी मौजूद हैं, गाउदी से हैं। मुझे तो ये पीर दानिश के आदमी मालूम होते हैं, शक्लें कुछ देखी हुई सी लग रही हैं। अब वो गधा किस चक्कर में पड़ गया है? फिलहाल तो वो गधा कहीं गायब है। मैंने उसे गार्ड मदर के फ़ोन के बारे में बताया। शफी शाह सर हिला दो बोला मुमकिन है वो खबीस कहीं एजाशी में मशगूल हो, रात को यह कल किसी वक्त अचानक नमूदार हो जाए। हाँ ये तो मुमकिन है। मैंने उसे इत्तेफाक किया, लेकिन इस वक्त तक गार्ड मदर तड़पती रहेगी और न जाने किस किस को परेशान करती रहेगी। उन आदमियों का क्या करना है सर? शफी शाह ने पूछा। इन्हें पकड़ने का बंदोबस्त किया जाए, भगाने की कोशिश की जाए, या फिर उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। नहीं, मैंने हाथ उठाते हुए कहा उनका कुछ भी नहीं करना, उन्हें अपना शौक पूरा करने दो। इन बेचारों का ख्याल है कि पीर दानिश हमारे होटल में मौजूद है और हम तलाशी के डर से उसे कहीं मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे। इन गधों को अपनी गलत फहमी में मुब्तला रहने दो।